तो अगर आप करते हैं सीटेट परीक्षा की तैयारी और आपको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करना है तो आज का ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। अगर आपको पूछा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नाम से ही पता चलता मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी मन का विश्लेषण। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग मन और मस्तिष्क के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। मन और मस्तिष्क से जुड़ी बातें पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? मन और मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसे ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यानी मन से संबंधित सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन, किस सिद्धांत का? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड महोदय ने किया था। ये ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे। सिगमंड फ्राइड जो थे ये ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन, जो मैंने पहले ही कहा, मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। सिगमंड फ्राइड महोदय ने मन को 3 प्रकार बताए। मन के 3 प्रकार बताए। फ्राइड महोदय ने मन के 3 प्रकार बताए। इन्होंने कहा मनुष्य का जो मन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी मन जो है 3 भागों में बटा हुआ रहता है। किसी भी बच्चे का मन जो है वो 3 भागों में बटा रहता है। किसने कहा? सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक मनोचिकित्सक थे। देखिए अब इन्होंने 3 प्रकार क्या क्या कहा। इन्होंने कहा बच्चे के पास या मनुष्य के पास जो मन होता है उनमें से पहला जो होता है वो होता है चेतन मन। चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। दूसरा अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगला है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अब देखिए चेतन मन के अंतर्गत इन्होंने कहा चेतन मन के अंतर्गत या चेतन मन का संबंध जो है वो वर्तमान की स्थिति से है। वर्तमान में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी तुरंत जो आप काम कर रहे हैं, वो जो आपके मन में एडजस्ट हो रहा है, वो जो आपके मन में जमा हो रहा है, वो किस मन के अंदर जमा होता है? वो चेतन मन के अंदर जमा होता है। जैसे अभी आप खाना खा रहे होंगे। अगर आप अभी खाना खा रहे हो या अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी जो आप तुरंत की चीजें सीख रहे हैं तो ये कहाँ जमा हो रहा है? चेतन मन में। अगर आपको पूछ दिया जाए कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे, तो अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि सिगमंड फ्राइड जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी आपने तुरंत इस बात को पढ़ा है। तो ये कहाँ जमा होता है? ये चेतन मन के अंतर्गत जमा होता है। तो जो बातें चेतन मन के अंतर्गत होगी वो कौन सी बातें होंगी? तुरंत वाली बात, वर्तमान स्थिति की जो घटनाएं हैं वो चेतन मन के अंतर्गत जमा रहती है, जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही प्रश्न आपको किए जाएंगे वैसे ही जितने स्पीड से प्रश्न किए जाएंगे उतने ही स्पीड से आपका जवाब आएगा, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कहाँ संग्रहित है? आपके चेतन मन के अंदर संग्रहित है, इसलिए आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया। तो दोस्तों चेतन मन के अंतर्गत क्या होगी? तो वर्तमान की घटनाएं कहाँ जमा होती है? चेतन मन के अंतर्गत। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड है। दूसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है? इसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है। तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। अर्धचेतन मन के अंदर जो बातें हैं उसको अगर आपको पूछ दिया जाए, जैसे कल की घटना है, कल आपने मान लीजिए क्रिकेट खेला, कल शाम के समय आपने क्रिकेट खेला हो और अभी मैंने पूछ दिया आपसे कि बताइए कि दूसरा ओवर का बॉल किसने डाला था,
आप क्या करेंगे, तुरंत थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा उसके ऊपर विचार करेंगे और आपने बोल देंगे श्याम, घनश्याम, राम मोहन, जिसने दूसरा बॉल डाला था, दूसरे ओवर का बॉलिंग किया था, आपने तुरंत उसको बता देना है। तो वो जो बातें हैं वो कहाँ है मेरे दोस्तों, अर्धचेतन मन में है। अर्धचेतन मन के अंतर्गत जो भी बातें होंगी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के बाद, थोड़ा सा याद करने के बाद आपको वो चीज याद आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अर्धचेतन मन के अंतर्गत अंदर जो भी बातें होंगी उसको थोड़ा सा याद करने के बाद आपको याद आ जाएगा। तीसरा है अचेतन, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। देखिए इसके अंतर्गत 90% इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं। इस माइंड के, इस मन के अंदर वे बातें होती है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिसको याद करने पर भी हम याद नहीं कर पाते हैं। इस मन के अंदर जो बातें चली गई, जैसे आप 5 साल पहले की बातें आपको पूछ दिया जाए, अगर आप अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 5 से 10 साल पहले की घटनाएं आपको पूछ दिए जाए जो कि आप भूल चुके हैं। मान लीजिए आप बॉम्बे गए हो, किस ट्रेन से गए थे ये तो आपको याद है। आपको पूछ दिया जाए आपने जो आपके बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वो किस रंग का शर्ट पहने हुए था, तो 5 साल पहले की घटना है, आप उसे क्या हो चुके होंगे, भूल चुके होंगे। उसको आप दिमाग पर जोर देने पर भी आप याद नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज कहाँ जमा हो गई है, अचेतन मन के अंदर जमा हो गई है। तो जो चीजें अचेतन मन के अंदर चली जाती है उसको याद करने के बाद भी आप याद नहीं कर पाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों, फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा था। इसमें पहला है ईड। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ये जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यहाँ से अक्सर सीटेट के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला क्या, ईड। पहला क्या, ईड। देखिए ईड जो है ये, इसके अंतर्गत गंदे विचार को रखा जाता है। ईड के अंतर्गत गंदे विचार, यानी व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता है। ईड के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता है, जैसे क्या, भूख, प्यास, सेक्स को भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ईड के अंतर्गत। आदि को पूरा करने के लिए, भूख, प्यास, सेक्स आदि को पूरा करना, नैतिक मूल्य का चिंता किए बिना, ठीक है, वैसी इच्छाएं, ईड के अंतर्गत वैसी इच्छाएं आती है जिसमें आप नैतिक मूल्य की चिंता किए बिना उसको पूरा करना चाहेंगे, उसको वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ईड। जिस व्यक्ति में ईड आएगा, उस ईड ज्यादा रहेगा, वो उसके मन में हमेशा गंदे विचार आते रहेंगे। जैसे कि अगर आपको भूख लग जाता है, बहुत ज्यादा किसी बच्चे को भूख लग जाए, तो वो परिणाम की चिंता किए बिना, अगर भोजन कहीं रखा हुआ है तो वो किसी दूसरे का भी अगर भोजन है तो वो जब उसकी भूख की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो उससे पूछे बिना भी उस भोजन को खा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ईड के अंतर्गत। उसी तरह से जो सेक्सुअल इच्छा को पूरी करना चाहता है, इस इच्छा को जो पूरी करना चाहता है, तो क्या होता है, इसमें वो परिणाम की चिंता किए बिना नैतिक मूल्य को नजरअंदाज करके इसको जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये ईड के अंतर्गत। तो ईड के अंतर्गत वैसी इच्छा आएगी जिसमें व्यक्ति परिणाम की चिंता बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बुरी चीजें हैं। ईड क्या है, बुरी चीजें। इसके अंतर्गत हमेशा गंदे विचार को रखे जाते हैं, या ये ईड जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा वो उसके मन में गंदा विचार उतना ज्यादा आएगा। दूसरा क्या है, ईगो, अहम। यह आवश्यकता इच्छा की संतुष्टि को योजना बनाता है। ये आवश्यकता और इच्छा की संतुष्टि का क्या बनाता है, योजना बनाता है और उसको पूरा करता है और उसके परिणाम की भी चिंता करता है। ये परिणाम की भी चिंता करता है और जो है योजना भी बनाता है और परिणाम की भी चिंता करता है। जिसके अंदर ईगो रहेगा वो क्या करेगा, योजना भी बनाएगा और उसके परिणाम के बारे में भी
सोचेगा, ठीक है, तो उसको ईगो कहेंगे। अगला क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये परम अहम, सुपर ईगो। इसमें हमेशा जिसके अंतर्गत ये सुपर ईगो ज्यादा होगी उसके अंदर क्या होंगे, अच्छे विचार जो है, अच्छे विचार उतने ज्यादा उत्पन्न होंगे। जिसके अंदर सुपर ईगो जितनी ज्यादा होगी उसके मन में अच्छे विचार उतने ज्यादा आएंगे। देखिए समाज द्वारा नैतिक सूत्र, समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। जिसके अंतर्गत ये सुपर ईगो की भावना होगी वो समाज के नैतिक मूल्य, जो समाज में नैतिक सूत्र है उसके अनुसार वो काम करता है। अगर उसको जैसे चोरी ना करना, उसके मन में चोरी कर कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, उसके मन में चोरी करने का ख्याल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर सुपर ईगो ज्यादा है। इसलिए वो कभी कितनी भी उसके जीवन में कठिनाई आए वो दोस्तों चोरी बिल्कुल ही नहीं करेगा, उसके परिणाम के बारे में सोचने लगेगा। झूठ कभी नहीं बोलता, जिसके अंदर सुपर ईगो रहता है वो झूठ बोलना पसंद नहीं करता है। अब देखिए ईड का जो संबंध है इसका अचेतन मन से संबंध होता है। ईड का संबंध किसके साथ होता है, अगर आपको पूछ दिया जाए ईड का संबंध किस मन के साथ है, तो अचेतन मन के साथ है मेरे दोस्तों। वही अगर आपको पूछ दिया जाए ईगो का संबंध किसके साथ है, तो वो चेतन मन के साथ इसका संबंध होता है। अगर पूछ दिया जाए परम अहम सुपर ईगो का संबंध किससे है, तो ये अर्ध चेतन मन के साथ इसका संबंध होता है। इसके बाद आगे एक चीज और है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और स्वमोह क्या है। इसके बाद ये भी आपके सीटेट के परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें लड़का माँ से ज्यादा प्यार करता है। ये किसमें होता है, लड़के में होता है, और इस ग्रंथि के कारण लड़का जो है अपने माँ से ज्यादा प्यार करता है। लड़का क्या इसी ओडिपस कॉम्प्लेक्स के वजह से माँ से ज्यादा प्यार करता है और अपने पिता से हमेशा कट के रहता है, अपने पिता से दूर रहता है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसलिए लड़का जो है अपने माँ से ज्यादा प्यार करता है और अपने पिता से कम प्यार करता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं, अगर उसको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, अपने मम्मी से जाके कहता है। उसकी मम्मी जो है उसके पापा को जाकर कहते हैं, तभी उसके पापा जो उसकी इच्छा को पूरी करते। डायरेक्ट वो पापा के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, पापा से नहीं जुड़ पाता है। आपके साथ भी मेरे दोस्तों कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आप क्या किए होंगे, अपने माता के थ्रू, अपने माँ के द्वारा किसी भी अपनी इच्छा की पूर्ति को करने के लिए, या कोई सामान आपको जैसे साइकिल हो या बाइक हो कुछ खरीदना हो तो अपने माँ से अपने पापा को कहवाते होंगे। क्योंकि लड़के जो है वो किससे जुड़े रहते हैं, अपनी माता से जुड़े रहते हैं, ना कि अपने पिता से। पिता की अपेक्षा वो माता के ज्यादा नजदीक होते हैं कौन, लड़के, ठीक है। किस ग्रंथि के कारण, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण जो वो अपने माँ से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अगला है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये लड़कियों में पाया जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है, ये लड़कियों में पाया जाता है, और ये लड़कियां इस ग्रंथि के वजह से अपने पापा से ज्यादा जुड़ी रहती है, पापा से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। पापा से ज्यादा प्यार करती है और अपने माँ से थोड़ा सा हट कर रहती है। कब, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, आपकी हम उम्र की हो जाती है, वो किससे जुड़ जाती है, अपने पापा से जुड़ जाती है और अपने माँ से थोड़ा सा अलग रहती है, पापा से ज्यादा प्यार करती है। और उस पापा भी जो है क्या करते हैं, पापा भी जो है अपने बेटियों की इच्छा बेटों से पहले पूरा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए स्वमोह, ये स्वमोह की भावना जिस बच्चे में रहते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। वो खुद के बारे में हमेशा सोचते हैं, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, सबसे अच्छा हूँ। तो इस किसके द्वारा ये होता है, स्वमोह के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ा, जिन्होंने किस सिद्धांत को दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया था। तो दोस्तों आई होप ये जो क्लास अभी आप लोगों ने किया यह आपको पसंद आया होगा। अगर लगे कि ये जो क्लास है ये आपको पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें और अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतर बनाते रहें, ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए और आपका जो सपना है शिक्षक बनने का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।